बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये CHM 621 स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक का तीसरा लेक्चर है। ये भी हम क्लासरूम में पढ़ चुके हैं, ये भी दोहराई ही है। इसमें हम कोई ख़ास नहीं, सिर्फ हम ये डिस्कस करेंगे जो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स की वजह से रिजल्ट्स मॉलिक्यूलर लेवल पर गलत आने लगे, तो उसको हम थोड़ा सा अप्रिशिएट करेंगे, थोड़ा सा उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स हैं, उसके रिजल्ट्स जो हैं वो कुछ एजम्पशंस की बेसिस पर थे, जैसे पहले भी बात हुई। अब उसमें हम हीट कैपेसिटी का बिहेवियर हम डिस्कस करना चाहेंगे, उसकी बुनियाद पर देखेंगे भाई क्लासिकल थर्मोडायनेमिक किस तरह हमें मिसलीड कर रहा है और स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक हमें बचा रहा है गलत रिजल्ट से। क्लासिकल थर्मोडायनेमिक के मुताबिक हर सिस्टम मोड्स ऑफ मोशन पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है, जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। जैसे ट्रांसलेशन मोशन जो है एक डायरेक्शन में हो रहा है, तो उस डायरेक्शन में एक्स वाई जेड कंपोनेंट में 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अगर प्लेनर मूवमेंट है तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, और लीनियर मूवमेंट है तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। और हर डिग्री ऑफ फ्रीडम अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स या क्लासिकल मैकेनिक्स वो एनर्जी का यानी मोलर एनर्जी का RT/2 यानी RT/2 यानी हाफ RT कंट्रीब्यूट करता है हर डिग्री ऑफ फ्रीडम। और हीट कैपेसिटी क्योंकि रेट ऑफ मोलर एनर्जी है, लिहाजा RT/2 को मजीद T से डिवाइड करेंगे तो T और T कैंसिल हो जाएगा। तो वही बात जो कि हाफ RT था मोलर एनर्जी थर्मोडायनेमिक का, वो हीट कैपेसिटी की फॉर्म में क्या हो जाएगा, R/2। बात वही है। डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशन मोशंस के लिए अगर ये स्पेस में हो रही है तो 3 डायमेंशन, तो 3 होती है, 3 होती है। ये जो है काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन है कि ट्रांसलेशन मोशन हाफ mv(x) और हाफ mv(y) और हाफ mv(z) स्क्वायर्स हैं इनके। तो अब एक एक डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है हाफ RT हाफ RT हाफ RT, तो इसलिए ये 3/2 RT टाइम्स हुआ ट्रांसलेशन एनर्जी। अच्छा, मोनोटॉमिक पार्टिकल्स जो होते हैं उनमें रोटेशनल वाइब्रेशन एनर्जी नहीं होती, क्योंकि ऐसी बात है, पहले भी हमारे फर्स्ट लेक्चर में बात हुई कि इनमें रोटेशन एनर्जी लेवल नहीं होता, रोटेशन ही नहीं होती, वाइब्रेशन ही नहीं होती, बॉन्ड का सिकुड़ना फैलना, बॉन्ड ही नहीं हो तो मोनोटॉमिक है। तो इसमें तो खाली ट्रांसलेशन एनर्जी होगी, जबकि डायटोमिक और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में रोटेशन और वाइब्रेशंस मौजूद होंगी। अब ये एक टेबल है, ये टेबल 9.2 था आपके इस ब्रायन स्मिथ की बुक में, तो मैंने वो टेबल यहाँ दोबारा रिप्रोड्यूस कर दिया, दोबारा बना दिया। तो इसको हमने वहाँ क्लास में भी बोर्ड में किया था कि जो मोन एटॉमिक मॉलिक्यूल होगा, अगर हम इंटर एनर्जी यू कहें तो ट्रांसलेशनल कंट्रीब्यूशन ऑफ इंटर एनर्जी निकालना चाहें, तो क्योंकि ये 3 डायमेंशनल स्पेस में मूव कर रहा है, तो हाफ RT हाफ RT हाफ RT, तो इसकी एनर्जी 3/2 RT हो जाएगी। लेकिन रोटेशन एनर्जी इसकी 0 होगी, क्योंकि रोटेशन एनर्जी करता ही नहीं है। इसी तरह वाइब्रेशन भी नहीं करता, क्योंकि मोनोटॉमिक है। जैसे मैंने मिसाल बताई थी, नोबल गैसेज हैं या एटम्स हैं, तो इनके अंदर एक सिंगल एटॉमिक होता है और वो एटम किसी के अतराफ मूव नहीं कर सकता, लिहाजा ये इसमें वाइब्रेशन रोटेशन इंटर एनर्जी का कंट्रीब्यूशन है ही नहीं। तो टोटल एनर्जी क्या इन तीनों का सम है, और वो 3/2 RT है। ठीक। अच्छा, इसको अगर हम टेम्परेचर से डिवाइड करेंगे तो ये 3/2 R हो जाएगा। फिर CP मालूम करें तो ये आपको याद होगा, पता होगा, छोटी पिछली क्लासों में वंस अपॉन अ टाइम लॉन्ग लॉन्ग अगो आपने फिजिक्स पढ़ी होगी। तो CP माइनस CV इक्वल्स टू R के बराबर है। प्रूव भी करते हैं आप लोग इसको, वो अलग बात है कि रट्टा मार लेते हैं। तो CP माइनस CV इक्वल्स टू R में अगर हम CV की वैल्यू 3/2 R लिखें तो CP की वैल्यू निकलती है 5/2 R। फिर CP और CV का रेशियो निकालेंगे तो 1.667 है। ठीक। अब इसी तरह हम डायटोमिक मॉलिक्यूल की बात करते हैं। डायटोमिक मॉलिक्यूल अपनी जात से ट्रांसलेशन मोशन में तो 3 डायमेंशन में मूव करता है, लेकिन रोटेशन में 2 डायमेंशन में, क्योंकि ये प्लेनर होता है ना, अब एक प्लेन में मूव कर रहा होता है तो उसका एक्स और वाई कंपोनेंट ही होता है, इसलिए हाफ RT मींस RT। ऐसे ही वाइब्रेशन है, क्योंकि डायटोमिक प्लेनर मॉलिक्यूल है, एक स्पेस में होता है, 3 डायमेंशन नहीं होता, तो लिहाजा हाफ RT 1 RT। अब इन तीनों को सम करेंगे, ये 3/2 प्लस 1 5/2 RT प्लस 1 7/2 RT। टोटल एनर्जी इंटर एनर्जी डायटोमिक मॉलिक्यूल की वो इतनी में निकल आती है, और इसका टेम्परेचर से डिवाइड करेंगे तो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम 7/2 R है। और वैसे ही CP माइनस CV करके मालूम करेंगे तो CP निकलेगा 9/2 R, और इन दोनों का रेशियो लेंगे तो 1.29। ये टेबल इस तरह हुआ। पॉलीएटॉमिक के लिए 3/2 RT है, रोटेशन 3/2 RT में 3 डायमेंशन रोटेशन होती है, क्योंकि यहाँ तो 2 डायमेंशन थी लेकिन अभी 3 डायमेंशन है।
हाँ, वाइब्रेशन में एक्स एक फैक्टर लगाना पड़ता है। एक्स को हम इवेल्युएट कर सकते हैं। एक्स बेसिकली 3n-5 इवेल्युएट किया गया, या 3n-6 इवेल्युएट किया गया। जो नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं उनके लिए 3n-6, और जो लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके लिए 3n-5, जबकि n जो है नंबर ऑफ एटम इन द मॉलिक्यूल है। ये एक थ्योरेटिकली स्टैटिस्टिकली लोगों ने निकाला है। तो बहरहाल एक्स एक अननोन वेरिएबल है, क्योंकि पॉलीएटॉमिक में कुछ भी किसी भी किस्म के मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। और फिर उसका जनरल फार्मूला टोटल का क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे 3 हो जाएगा प्लस एक्स आर टी, और टी से डिवाइड करेंगे ये आ गया, और सीपी माइनस सीवी से मालूम करेंगे तो 4 प्लस एक्स आर आ जाएगा। इनका रेशियो लेंगे तो 4 प्लस एक्स अपॉन एक्स टेंस टू 1। लिमिट्स अप्लाई करेंगे, या लिमिट्स लिखना मिस हो गया, ये लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी है, ये इसकी जो वैल्यू आती है वो 1 आती है। ये जो रिजल्ट हमें मिल रहे हैं ये स्टैटिस्टिकल, ये क्लासिकल थर्मोडायनेमिक बता रहे हैं। और हम जब इसको एक्सपेरिमेंटली करते हैं तो एक्सपेरिमेंटल जो रिजल्ट आते हैं उसको देखें तो पता चलता है कि ये जो हीट कैपेसिटी की वैल्यूज आ रही हैं ये मोनोटॉमिक के लिए तो बिल्कुल दुरुस्त है। ऐसे ही ये सारी वैल्यू जो कि क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स ने बताई वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज के बहुत करीब है। ट्रांसलेशन मोशन भी है इसमें, लेकिन रोटेशन वाइब्रेशन नहीं है मोनोटॉमिक में। लेकिन डायटॉमिक के लिए हीट कैपेसिटी की वैल्यू भी प्लस ये गैमा जो रेशो है हीट कैपेसिटी का, ये सारी वैल्यूज बिल्कुल गलत आती हैं। यानी इस तरह से हीट कैपेसिटी की वैल्यूज हैं डायटॉमिक और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की कम आती हैं, और ये दिखाई ज्यादा जा रही हैं। इनकी वैल्यूज हाई है और इसकी वैल्यूज वैसे इन रियलिटी कम आती है, और जो रेशियो है इसका इनकी वैल्यूज ज्यादा आती है लेकिन यहाँ कब दिखाई जा रही है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स से रिजल्ट्स मिल रहे हैं मॉलिक्यूलर लेवल पर जब हम बात कर रहे हैं तो वो रिजल्ट्स एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से मैच नहीं कर रहे हैं। अब इसकी क्या वजह है, तो इसकी वजह यह है जिसको हम डिस्कस करना चाहेंगे। पहले हम ये ग्राफ देख लें। ये भी बुक का ये ग्राफ है जिसको थोड़ा सा मैंने कोशिश की थोड़ा साफ सुथरा हो जाए, लेकिन बहरहाल आपको ये फिगर 9.6 ही बुक की है। तो इसमें लिखा हुआ है जी कंट्रीब्यूशन ऑफ हीट कैपेसिटी फॉर वाइब्रेशन डिग्री एंड रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। यानी अगर जो चेंज इन एनर्जी है वो के टी के बराबर होगा तो जनाब ये एक्साइटेशन हो जाएगा मॉलिक्यूलर, और इसी तरह ये भी के टी के बराबर हुआ तो एक्साइटेशन हो जाएगा। ठीक है, अगर मॉलिक्यूल में रोटेशन वाइब्रेशन का हम चक्कर ना रखें, हम कहेंगे जी सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन है तो काम हो जाता है क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स। लेकिन अगर हम रोटेशन और वाइब्रेशन की एनर्जी लेवल इतने हो कि वो के टी के ऑर्डर के हो जाए तब तो ये ट्रांजिशन हो जाएगा। लेकिन अगर इससे कम के हो तो ये वर्क नहीं होता, ये एक्टिविटी नहीं होती। अब हम आते हैं एक टेबल 9.1 भी दिया हुआ है रोटेशन वाइब्रेशन एनर्जी लेवल का डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए। ये सारे डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं तो हम इसको देख लेते हैं। अब इसमें कंट्रीब्यूशन ऑफ रोटेशन एनर्जी 1420 है, 254 है, ये काफी ज्यादा है H2SCl के लिए, और लेकिन आयोडीन के लिए बहुत कम है, 0.9 है। इसी तरह वाइब्रेशन का भी कंट्रीब्यूशन कम है, ये 2.6 है, बाकी सब ज्यादा है। तो ये जो बाकी गैसेस हैं क्योंकि इनका चेंज इन रोटेशन एनर्जी और चेंज इन वाइब्रेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा है, तो लिहाजा ये और ये जो आयोडीन है इसको हम कंपेयर करेंगे, आगे एक फिगर है। तो इस थोड़ा सा टेबल को हम ध्यान में रखें, हम दोबारा भी टेबल देख लेंगे। अब आगे आते हैं इन जो पिछला वाला, ये जो पिछली वाली फिगर थी ये तो एजम्पशन थी कि जी जो चेंज इन एनर्जी है के टी के ऑर्डर की होगी तो एक्साइटेशन हो जाएगी, यानी वाइब्रेशन चेंज हो जाएगी, रोटेशन चेंज हो जाएगी। लेकिन असल में जो डेल्टा ई है वो के टी के ऑर्डर का यहां नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आयोडीन वो भी कुछ करीब है इसके। अब आगे रियल डेटा देखते हैं। ये जो ग्राफ है इस एक्सेस पे हीट कैपेसिटी है, इस एक्सेस पे टेम्परेचर है, और क्योंकि ऑफ स्केल है लिहाजा बीच में इसको डिसकंटिन्यू करके निशान लगा दिया गया है। अच्छा, ये जो सॉलिड जो स्फीयर है ये हाइड्रोजन है, दिस इज फॉर हाइड्रोजन, दीज पॉइंट्स आर फॉर हाइड्रोजन, और ये जो एम्प्टी स्पेस है दिस इज फॉर आयोडीन, और जो क्रॉस है दीज आर फॉर नाइट्रोजन। ठीक है, अब हम जब गए पिछले टेबल में वापस देखते हैं कि जब हम आयोडीन की बात कर रहे हैं तो आयोडीन का डेल्टा ई वैल्यू इज वेरी लिटिल। तो जब वो कम है इसी वजह से क्या हुआ कि जितना क्लासिकल थर्मोडायनेमिक प्रिडिक्ट कर रहा है वाइब्रेशन लेवल पर बिल्कुल उतना ही आयोडीन का मॉलिक्यूल एग्जिबिट कर रहा है और वो एक्साइटेशन हो रही है। लेकिन नाइट्रोजन वहां तक नहीं पहुंच पा रहा और हाइड्रोजन तो बिल्कुल भी नहीं पहुंच पा रहा।
उस लेवल तक। क्यों कि उसका जो डेल्टा ई वैल्यू है वो उस केटी के ऑर्डर का नहीं है, वो तो उससे कहीं ज्यादा है, इसीलिए वो हीट कैपेसिटी कवरेज कवर ही नहीं कर पा रहा। यहाँ दोबारा देख लेते हैं, ये देखिए ना, रोटेशन वैल्यू हाइड्रोजन की मॉलिक्यूल की कितनी ज्यादा है। इसी तरह वाइब्रेशन ज्यादा है, और HCl की, फिर O2 की, खैर हम इस वक्त हम सिर्फ H2 N2 और फिर आयोडीन, क्योंकि N2 दरमियानी दर्जे का है, H2 बहुत हाई है, और I2 आयोडीन जो है वो 0.9 है। ठीक है, अब पता नहीं इसको आयोडीन क्या है, अमरीकी इसको आयोडाइन कहते हैं। मैं अमेरिका में जब गया पढ़ने के लिए तो मैं मांग रहा हूँ आयोडीन, और वो मेरी शक्ल देख रहे कि वी डोंट हैव आयोडीन। मैंने कहा नहीं, मुझे पता है कि आपके पास आयोडीन है। तो कहना नो नो वी डोंट हैव आयोडीन, आई डोंट नो व्हाट इज आयोडीन। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, तो फिर मैंने लिखा IODINE। तो उसने कहा ओके यू आर आस्किंग आयोडाइन। यस ओके आयोडाइन। मेरा अंदाज का एक्सेंट का फर्क होता है। तो चलिए, बात हो रही थी हमारी आयोडीन के मॉलिक्यूल की 0.9। क्योंकि आयोडीन की डेल्टा ई वैल्यू बहुत छोटी है, यानी डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल बहुत छोटा है, तो क्या हुआ कि ये ट्रांसलेशन एनर्जी जैसा ही बिहेवियर कर रहा है। और नाइट्रोजन का क्योंकि थोड़ा ज्यादा है, लिहाजा ये ट्रांसलेशन बिहेवियर से जरा डेविएट कर रहा है, यानी ये क्वांटाइजेशन की तरफ है। और जब H2 पे आए तो क्योंकि इसकी डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल और ज्यादा है, तो ये ज्यादा क्वांटाइज्ड है, यानी इतनी एनर्जी मिलनी चाहिए। इसी वजह से हाइड्रोजन के तो यहाँ जिस पे फिगर दोबारा आते हैं कि जब हम वाइब्रेशंस की बात कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स, वो ये लाइन है, ये वाली लाइन। हाइड्रोजन वहां नहीं अप्रोच कर पा रहा, नाइट्रोजन भी नहीं अप्रोच कर पा रहा, सिर्फ आयोडीन अप्रोच कर पाया, क्योंकि आयोडीन के एनर्जी लेवल का डिफरेंस बहुत थोड़ा है, और वो कंटिन्यूटी के करीब है, डिस्क्रीट नहीं है। तो ये वजह है। अब ये बातें क्लासिकल थर्मोडायनेमिक नहीं कंसिडर करता, वो तो घोड़े को और गधे को एक जैसा ट्रीट करता है ना, यानी जो भी मॉलिक्यूल है बस मॉलिक्यूल है। लेकिन यहाँ देखें ना, मॉलिक्यूल्स के चेंज होने से इनकी रोटेशंस एंड वाइब्रेशन एनर्जी लेवल चेंज हो रही है। 2 थीटा और थीटा की वैल्यूज भी निकाली जाती हैं। थीटा एक पैरामीटर है, इसी टेबल के ऊपर बुक में आपको मिल जाएगा, कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। अगर आप ना भी मालूम करें, मेरा नहीं ख्याल कि हमें इस कोर्स में इसकी जरूरत पड़ेगी। थीटा एक वेरिएबल है जो कि इसी को एनर्जी के फॉर्मूले को जो है वो थोड़ा सा प्रोसेस करके निकाल लेते हैं, इसलिए हम कंफ्यूज ना हो थीटा से। बस हमारे काम की ये बात है कि डेल्टा ई जो है, एनर्जी का डिफरेंस जो है, वो कैसे मालूम किया जाएगा। और इसी वजह से हमें यहाँ पर, यानी रियल लाइफ में, इन रियलिटी वी आर हैविंग डिफरेंट रिजल्ट for those who are having high energy differences as compared that they are having less energy differences। तो ये हमारी बस इतनी सी बात थी, यानी इस लेक्चर में सिर्फ इतनी बात है कि क्लासिकल थर्मोडायनेमिक फेल हो रही है। उसका एक केस आपके सामने और डिस्कस किया, किताब में भी किया, कि मैंने आपसे लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। जबकि स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक नहीं जनाब, एवरीबडी शुड हैव टू डील अकॉर्डिंग टू इट्स ओन एट्रीब्यूट। और इसका एट्रीब्यूट क्या है? H2 का एट्रीब्यूट क्या है कि इसकी रोटेशन की एनर्जी इतनी है, वाइब्रेशन एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा है, और IT का क्या है जी 2.6 है, नो प्रॉब्लम। लेकिन N2 का क्या है जी 28.1 है, वन शुड हैव टू गिव सम मोर एनर्जी ऑफ एग्जैक्ट वैल्यू, तो ये रोटेशन, ये वाइब्रेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा, यानी क्वांटाइजेशन का फिनोमेना है। तो इस वजह से क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स सही रिजल्ट बताने में मॉलिक्यूलर लेवल पर फेल हो जाती है और मैक्रो लेवल पर पास है, और इसीलिए हमें स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स की जरूरत पड़ती है। तो ये लेक्चर सिर्फ इस बात की बहस है। तो इंशाल्लाह अब हम अगला लेक्चर, 4th लेक्चर की तरफ जाएंगे, जिसमें हम माइक्रो स्टेट्स की, इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह पार्टीशन फंक्शन अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है इस कोर्स की, और जिसकी बेसिस पे सारी आगे थर्मोडायनेमिक्स ट्रांसफॉर्म हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।